मित्रों नमस्कार, मैं हूं करण, अध्यक्ष राष्ट्रधारक दल। मित्रों, इस सप्ताह जो अनेक प्रकार की घटनाएं घटित हुई हैं उसमें से कुछ चुनिंदा घटनाएं मैं आपके सामने लेकर आया हूं आपसे साझा करने के लिए। मित्रों, इस सप्ताह एक घटना सामने आई, एक खुलासा हुआ कि इस देश में, अपने देश में 1572 अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान ऐसे हैं जिसमें अधिकांश मदरसे हैं। उन्होंने लगभग 144 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति का गबन करा है, फर्जी अकाउंट्स बना करके यह गबन हुआ। वो छात्रवृत्ति छात्रों को नहीं गई, वो किसी और को गई, और उसका उपयोग, उन पैसों का उपयोग कहां किया जाएगा ये तो आप भली बात ही जानते ही हैं। और सबसे बड़ी बात, 68% घटना, 68% घटना असम की है, जिसके मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा हैं, जो कहते हैं कि उन्होंने लगभग 300 मदरसे बंद करवा दिए हैं। पर हकीकत यह है कि वहां पे हजारों मदरसे अभी भी चल रहे हैं, संचालित हो रहे हैं, और वहां पे हर तरह की घटनाएं, हर प्रकार की योजनाएं कार्यान्वित हो रही हैं। इसके बाद दूसरा नंबर इस घटना का उत्तराखंड में है। लगभग असम के बाद सबसे अधिक फ्रॉड उत्तराखंड के मदरसों से हुआ है, जिसको देवभूमि कहा जाता है, जहां 90% से अधिक आबादी हिंदुओं की है। वहां पे व्यापक रूप से मदरसे खोले जा रहे हैं, ना केवल खोले जा रहे हैं बल्कि वहां से इस तरह के गमन भी हो रहे हैं। देश के पैसे को लूटा जा रहा है, और वो पैसा कहां पे यूज होना है ये तो आपको पता ही है। मध्य प्रदेश में भी बहुत तेजी से घटनाएं हो रही हैं इस प्रकार की, मदरसे बहुत तेजी से खुल रहे हैं और इस प्रकार के फ्रॉड भी हो रहे हैं। वहां पे भी सर्वाधिक फ्रॉड हुआ है असम और उत्तराखंड के बाद, और ये सभी राज्य भाजपा शासित हैं। मित्रों, देश में लगभग 1,80,000 मदरसे हैं, 1,80,000 मदरसों में लगभग 22,000 करोड़ रुपए केवल छात्रवृत्ति दी जाती है हमारी सरकारों के द्वारा। 22,000 करोड़ रुपए का अमाउंट वो देश देता है जिस देश पर 155 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, विदेशी कर्ज। वो केवल मदरसों की छात्रवृत्ति 22,000 करोड़ रुपए देता है। मित्रों, ये छात्रवृत्ति की शुरुआत, मदरसों में छात्रवृत्ति की शुरुआत सन 2007-8 में हुई, यूपीए काल में, जिस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। उसके बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में बने, पर वो इस प्रथा को खत्म कर सकते थे। देश के धन को इस प्रकार के शिक्षण संस्थानों में जाने से रोक सकते थे, क्योंकि हमारा संविधान का अनुच्छेद 28 कहता है कि किसी भी मजहबी धार्मिक शिक्षण संस्थानों को राजकीय कोष से अनुदान नहीं दिया जा सकता। तो वे चाहते तो इसको खत्म कर सकते थे, पर वो भाजपा सरकार भी पसमानदा प्रेमी सरकार है। मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति उनकी भी कांग्रेस से कम नहीं है, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं करा। मित्रों, राष्ट्रीय धारक दल ने इस समस्या के समाधान के लिए अपने एजेंडे में पहले से घोषणा कर रखी है कि जो 5% से अधिक जनसंख्या समूह है, जो कुल जनसंख्या का 5% से अधिक वर्ग है, उस समुदाय विशेष को किसी प्रकार का अल्पसंख्यक नहीं माना जाएगा। जो 5% या उससे कम आबादी वाला समूह है, केवल वही अल्पसंख्यक के दायरे में रहेगा। मित्रों, धारा 28 तो कहती है, अनुच्छेद 28 तो कहता है कि किसी भी धार्मिक शिक्षण संस्थान पर सरकारी अनुदान नहीं दिया जाएगा। पर जो इसके बाद जो धारा अनुच्छेद 30 है, वो कहता है कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को, जो अल्पसंख्यक वर्ग है, उनके जो धार्मिक मजहबी शिक्षण संस्थान हैं, उनको राजकीय निधि से अनुदान, राजकीय सहायता
वित्त सहायता प्रदान की जाए और साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि उस पे किसी भी प्रकार का नियंत्रण सरकार का नहीं रहेगा। मतलब पैसा भी दिया जाएगा और उस पर किसी प्रकार का नियंत्रण सरकार का नहीं रहेगा, हस्तक्षेप नहीं रहेगा। तो इसका मतलब यह होता है कि यदि कोई हिंदू की धार्मिक शिक्षण संस्थान है, गुरुकुल है, कोई सनातन सभ्यता का प्रचार हो रहा है गुरुकुल के माध्यम से, तो उस गुरुकुल को अनुदान 1 रुपए का भी नहीं दे सकते हैं अन्य शिक्षण संस्थान, अन्य जितने भी मजहब हैं, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, इन सबकी धार्मिक मजहबी शिक्षण संस्थानों को सरकारी निधि से अनुदान पैसा दिया जा सकता है, हिंदुओं को नहीं दिया सकता। ये इस प्रकार का अत्याचार पिछले 75 वर्षों से चल रहा है और पिछले 25 वर्षों में मदरसे बहुत कई गुना बढ़ गए हैं इस देश में, और पिछले 25 वर्षों में 15 वर्ष बीजेपी की सरकार रही है, ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, पीएफआई का जो एजेंडा है 2047 तक भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाने का, यह कार्य बहुत अधिक सहायक है उनके लिए। इसके अलावा देखिए, पीएफआई ने जो घोषणा की है कि हम हथियारों के बल पर और 10% मुस्लिम युवाओं को लेकर के उनको मिलिट्री ट्रेनिंग दे करके और उनको अत्याधुनिक हथियार प्रोवाइड करा करके भारत को 2047 तक एक इस्लामिक राष्ट्र बना लेंगे, ये उनकी घोषणा है, ये उनका एजेंडा है। और मेरे ख्याल से इसी एजेंडे के तहत, ये मेरा अपना विचार है, इसी एजेंडे के तहत तमाम सारी फैक्ट्रियां मिल रही हैं हथियारों की, जो इन्हीं लोगों के द्वारा संचालित है। अभी इसी सप्ताह भिनगा जिले में एक फैक्ट्री मिली है, जो वहां के लौकीपुरवा गांव भगड़बा जंगल के पास में एक फैक्ट्री, एक कारखाना मिला, जहां पे व्यापक पैमाने पे हथियार बन रहे थे, जहां पे बंदूकें बन रही थी, जहां पे पिस्टल बन रही थी, वो मिला है, हथियारों का जखीरा मिला। और वहां पे साबिर अली और तनवर अली, ये 2 युवक पकड़े गए, बाकी सब भाग गए होंगे। तो और इसी प्रकार अभी देखिए देहरादून में भी एक फैक्ट्री बरामद हुई, हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा बरामद हुआ। वहां तो बहुत बड़े पैमाने पर हथियार बन रहे थे और काफी अधिक हथियार वहां पे बरामद हुए। और वहां पे जो पकड़े गए हैं जो लोग, एक का नाम गुलशन पुत्र शब्बीर है, वो टांडा का है, एक शाहिद है रामपुर का है, और एक ताहिर है जो नगीना का रहने वाला है। ये सब यूपी के रहने वाले हैं और फैक्ट्री देहरादून में चला रहे थे हथियारों की, हथियार बना रहे थे और बड़े पैमाने पर हथियार बना रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो पीएफआई का जो एजेंडा है भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का, हथियारों के बल पे और मदरसों के बल पे, वो कहीं ना कहीं ये सब उससे जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हैं, ऐसा लगता है। और ये अपने मकसद में कामयाब भी हो जाएंगे अगर हमारी सरकारें इसी प्रकार से करती रही रवैया, और हम लोग शांत होकर के कुछ नहीं करते रहे, कुछ नहीं करेंगे, अगर कुछ एक्शन नहीं लेंगे इनके खिलाफ, कुछ विद्रोह नहीं करेंगे, कुछ एक विकल्प नहीं चुनेंगे, तो ये हमारी सरकारें ऐसे ही मुंह बंद करके, मुंह में दही जमा करके, आंखों में पट्टी बांध करके सब कुछ होने देंगी और धीरे धीरे सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा। और फिर आप कश्मीर छोड़ करके आए थे, यूपी में बस गए, दिल्ली में बस गए, मध्य प्रदेश में बस गए, सिंध से आए तब इधर कहीं बस गए आकर के। जब हिंदुओं को बांग्लादेश से भगाया गया तो आप इधर भाग के आ गए। अब कश्मीर से भगाया जाता है, पश्चिम बंगाल से भगाया जाता है हिंदुओं को, नॉर्थ ईस्ट से बस भगाया जाता है, तो आप लोग यूपी बिहार या मध्य प्रदेश आके बस जाते हैं। पर जब इन राज्यों से आपको खदेड़ा जाएगा तो आप कहाँ जाएंगे, उसका बंदोबस्त थोड़ा सा कर लीजिएगा आने वाले समय में, ये मेरी राय है। और इसी सप्ताह की बात है बरेली जिले की।
योगी जी का, जहाँ पे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी हैं। मैं योगी जी का बहुत बड़ा समर्थक हूँ, हेमंत बिस्वा जी का भी समर्थक हूँ। पर व्यवस्थाएं देखिए किस प्रकार से चरमरा रही हैं और किस ओर इशारा कर रही हैं कि बरेली का एक 9वीं कक्षा का छात्र, कक्षा 9 का छात्र, जिसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे कुछ मुस्लिम युवकों द्वारा देखा कि देवी देवताओं के खिलाफ, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ उन्होंने अभद्र टिप्पणियां करी, अभद्र भाषा में उन्होंने देवी देवताओं के खिलाफ पोस्ट लिखे, उस पर उसने रिकमेंड कर दिया, उस पर उसने रिकमेंड कर दिया और वहां पर 500 मुसलमानों ने उसके घर पर धावा बोल दिया और उसको जान से मारने का प्रयास किया, उसके घर पर पथराव किया, उसको मतलब है कि बोतलें लेकर के और तलवार लेकर के और अवैध असलहा तो आ ही रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं ये भी मैंने बता ही दिया आपको, आप लोग जान ही रहे हैं वो असलहों का क्या हो रहा है, क्यों फैक्ट्रियां खुल रही हैं और क्यों कहाँ जा रहा है बहुत यार। और अवैध असलहों के साथ में 500 मुस्लिम युवाओं ने उस बच्चे के घर पर धावा बोल दिया और उसको जान से मारने का प्रयास किया। पुलिस आई तो पुलिस पर भी पथराव के साथ साथ जानलेवा हमला हुआ। कई पुलिस वाले, अनेक पुलिस वाले इस समय जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं। अभी कुछ ही दिन की बात है, इसी सप्ताह की मित्रों, 500 मुस्लिम युवाओं ने हमला बोल दिया और जो पुलिस वाले हैं हमारे वो जख्मी हैं जिंदगी। तो मित्रों, समझने वाली बात है कि हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारा ये देश किस ओर जा रहा है, हम किस ओर जा रहे हैं। क्या यही गजवाए हिंद की शुरुआत है? और आप देखिए ये पिछले 25 वर्षों में इस प्रकार की घटनाएं बहुत अधिक बढ़ी हैं, बहुत तेजी से जिहाद बढ़ा है, बहुत तेजी से जो है ये इसको कहेंगे कट्टरवाद, इस्लामिक कट्टरवाद देश में बढ़ा है। ईसाई मिशनरियों का मतानांतर करना इस देश में पिछले 25 वर्षों में बहुत तेजी से बढ़ा है। तो और इन 25 वर्षों में 15 वर्ष बीजेपी ने शासन किया है। हमें समझने की जरूरत है, हमें एक सही विकल्प की जरूरत है। राष्ट्रीय धारक दल ने मतानांतरण विरोधी कानून लाने का संकल्प लिया है, मतानांतरण विरोधी कानून लाया जाएगा, जनसंख्या नियंत्रण सख्त कानून लाया जाएगा और साथ ही माइनॉरिटी को भी सुनिश्चित किया जाएगा और एक सही व्यवस्था देश में लागू करना और भारत को एक पुनः गुलाम बनाना या इस्लामिक राष्ट्र बनाने से बचाने का जो भी प्रयास हम कर सकते हैं वो करेंगे। आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। मित्रों देखिए, अभी इस हफ्ते की एक घटना और भी है। एक प्रभुनाथ सिंह पूर्व सांसद रह चुके हैं, उन्हें दोहरे हत्याकांड में अब उनको सजा हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाई है। मित्रों ये सजा देखिए, इनको 28 साल के बाद हुई। सन 95 में इन्होंने दो पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। उस मुकदमे का अब जाके फाइनल डिसीजन आया है, आरोप सिद्ध हुए हैं और दोषी को सजा हुई है प्रभुनाथ सिंह को। मित्रों 28 साल बाद न्याय मिला। 28 साल बाद यदि न्याय मिला तो वो न्याय कहां रह गया, वो तो एक अन्याय हुआ। इस प्रकार की न्यायिक व्यवस्था हमारे देश में है कि न्याय किसी को मिल ही नहीं सकता है। इसको न्याय नहीं कहा जाएगा, इसको अन्याय कहा जाएगा। क्योंकि एक मुजरिम, एक आरोपी, एक जो अपराधी है वो तो यही चाहेगा कि केस लंबे से लंबा खींचे और जो पीड़ित वर्ग है वो तो चाहेगा कि उसको न्याय मिले। यानी कि जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है वो पीड़ित वर्ग के साथ में नहीं है, वो अपराधियों के साथ में है। और इस व्यवस्था के लिए सरकार कोई कदम नहीं उठाती है। सरकार फ्री में फ्रिज बांट देती है, फ्री में टीवी बांटती है, फ्री में मोबाइल बांटती है, चुनावी वादे करती है, लैपटॉप बांट देती है, फ्री में साइकिलें बांट देती है, फ्री में बिजली बांट रही है, बहुत से घरों में जीरो बिल आ रहा है। दुनिया भर की हर चीज फ्री में बांटी जा रही है, पर न्याय की व्यवस्था इस देश में नहीं की जा रही है कि लोगों को न्याय मिल सके। नए नए
एयरपोर्ट बन रहे हैं। एक एयरपोर्ट बनाने में 25,000 करोड़ की लागत आती है। अगर यही लागत न्याय व्यवस्था में खर्चा कर दी जाए, गरीबों को न्याय मिल सके, जो पीड़ित वर्ग है उसको न्याय मिलने लगेगा। क्या सरकार नहीं चाहती है कि पीड़ित वर्ग को न्याय मिले? राष्ट्रीय धारक दल ने अपने एजेंडे नंबर 2 में इस बात की भी घोषणा की है कि न्यायिक व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। हर पीड़ित वर्ग को 6 माह के अंदर न्याय मिलेगा और इसके लिए जो भी व्यवस्थाएं होंगी उसको लागू किया और करवाया जाएगा। मित्रों, आगे विचार करना आपका काम है, इस पर विचार करें और एक सही विकल्प का चुनाव आप सभी लोग करें। आप सबके सहयोग की अपेक्षा के साथ में आपसे विदा लेता हूं। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।